गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यानी आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली मैं स्टार्ट करूँगा एनिमल टिश्यू और आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे क्लास में बोला था कि एनिमल टिश्यू हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एनिमल टिश्यू आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है। कि एनिमल टिश्यू क्या होता है, बेसिकली टिश्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो पहला जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ टिश्यू क्या होता है। बेसिकली टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, सुनते रहिएगा। ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, फंक्शन सिमिलर होता है। तो यानी कि जो मुझे इसको अगर डिफ़ाइन करना हो तो मैं कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ? ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर। यहाँ पे मैं नीचे चीज़ें मिक्स कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ें कि क्या होनी चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, सिमिलर फंक्शन। एंड तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए या सेम ओरिजिन। तो क्या है टिश्यू? क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, फंक्शन सिमिलर परफॉर्म कर रहे हो और ओरिजिन सेम हो। ओरिजिन का क्या मतलब है यहाँ पे? ओरिजिन का मतलब होता है, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ओरिजिन को डिस्क्राइब करने के लिए। ओरिजिन का सिंपली मतलब होता है कि वो मतलब उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो जन्मे कैसे हैं। ओरिजिन का मतलब कि जो टिश्यू अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वो एक्टोडर्म से मिले हैं? ओरिजिन का मतलब एक्टोडर्म से हो गया, मीजोडर्म से हो गया, मीजोडर्म या फिर एंडोडर्म। यानी जैसे सपोज करो अगर सेम टाइप, जैसे नर्वस टिश्यू की बात करें तो जो नर्वस टिश्यू है उसका जो पूरा डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म का मतलब क्या है? जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट कैसे बनते हैं? जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होने से जाइगोट बनता है। जाइगोट में डेवलपमेंट के बाद ये हमारे डेवलपमेंटल लेयर्स डेवलप होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो सपोज करो नर्वस टिश्यू है, तो नर्वस टिश्यू के अंदर जितने भी नर्व सेल्स होंगे सबका ओरिजिन कैसा होना चाहिए? एक्टोडर्म से होना चाहिए। तो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन सिमिलर होता है और साथ के साथ उनका जो ओरिजिन है वो भी सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल टिश्यू की डेफिनेशन। और उसके बाद आपको पता है कि अगर टिश्यू एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, यानी टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? आपको पता है ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। और ऐसे ही ऑर्गन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो आप में से बताओ कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन से एनिमल का होता है? या सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं ह्यूमंस के अंदर कौन सा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर मुझे एक्सप्लेन करना होगा तो हमारे ह्यूमंस में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमारे पास पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा हमारा। या बात कर सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो अब क्या है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो खाली उसके अंदर एक ही ऑर्गन थोड़ी है, बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर क्या है? पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम होता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या है? टिश्यू के ग्रुप को हम ऑर्गन बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गन किसी एक स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो उनको, या बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं और एक सिमिलर टास्क को फंक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन। ये तीनों चीज़ें होंगी तो उनको टिश्यू बोलेंगे।
जब टिश्यूज़ आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है, जनरली एक मतलब बोल सकते हैं फैक्चुअल चीज़ें हैं, यानी जो रटने वाली चीज़ें, जो फैक्ट्स हैं। जैसे कि अगर सपोज़ करो टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो अगर मैं कहीं लिखूँ तो यहाँ पे स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। अगर टिश्यू की स्टडी को मुझे करना है तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? हिस्टोलॉजी। रिपीट करो मेरे साथ, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है? हिस्टोलॉजी बोलते हैं, यानी टिश्यू की स्टडी को हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी, ठीक है। जो ये टर्म हिस्टोलॉजी है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मेयर, ठीक है। किसने बताया आंसर? इसका नाम है मेयर। तो जो फादर ऑफ या जो टर्म यूज किया था, ठीक है, ये दिस वर्ड इज गिवन बाय, वर्ड इज गिवन बाय मेयर। साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने इस वर्ड को दिया था, यानी जो हिस्टोलॉजी वर्ड है वो टर्म दिया था, सिर्फ टर्म और टर्म, नाम की हिस्टोलॉजी होगा, ये मेयर ने दिया था। लेकिन फादर ऑफ हिस्टोलॉजी यानी पापा की बात करें, यानी कि टिश्यू के बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हम बाइचेट को बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, बच्चों को बहुत कमेंट होता है फादर जानने के लिए कि इसके फादर कौन है, उसके फादर कौन है। तो ये सिंपल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, बट फॉर नॉलेज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बेसिकली किसको हम बोलते हैं? बाइचेट को बोलते हैं, ठीक है। तो बाइचेट क्या है? हमारे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हम बोलेंगे इनको, ठीक है। तो होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरली स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे। अगर हम फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करें तो टिश्यू को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो जनरली हम बात करें टाइप्स ऑफ टिश्यू की, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ब्राइट स्लाइड है हमारे पास। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो टाइप ऑफ टिश्यू, तीन टाइप में टिश्यू को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एपिथीलियम। पहला क्या है? एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथीलियम के बाद हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? दूसरा होता है नर्वस, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका मस्कुलर टिश्यू, फिर आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमने चार टाइप के टिश्यूज डिवाइड किए, एपिथीलियम, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड देन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने टेबल क्यों बनाया है, क्योंकि इसके फंक्शन के बेसिस पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ओरिजिन को डिस्कस करेंगे, बॉडी में कितना परसेंटेज होता है। तो मैंने सोचा कि इसको ट्यूबुलर फॉर्म में अगर हम डिटेल में डिस्कस कर लें तो वो याद करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी पहले से ड्रॉ कर रखा था, क्योंकि मिड में फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। तो तीन टाइप की है एपिथीलियम, सॉरी चार टाइप की, एपिथीलियम, नर्वस, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो कलर चेंज करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या लिया? प्रॉपर्टीज़ लिया। तो सबसे पहला है सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन। पहला क्या है? सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन। सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है कि बॉडी में सबसे पहले कौन सा टिश्यू डेवलप हुआ। तो सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन में बात करें तो सबसे पहले जो डेवलप होता है वो आपका एपिथीलियम होगा, दूसरे नंबर पे आपका नर्वस होगा, तीसरे पे मस्कुलर और चौथे पे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। यानी इसी सीक्वेंस में ये हमारी बॉडी के अंदर ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। पहले नंबर पे एपिथीलियम, दूसरे नंबर पे नर्वस, तीसरे पे मस्कुलर, चौथे पे कनेक्टिव। तो चार टाइप के टिश्यू का हमने सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन देख लिया। अब बात करते हैं सोर्सेज, यानी ये बने किस किस से, कौन से, यानी एक्टोडर्म से बने हैं, मेसोडर्म से बने हैं या एंडोडर्म से बने हैं। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं, ठीक है, तो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? जो एपिथीलियम है ये एंडोडर्म लेयर से बन सकते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं और एक्टोडर्म से भी बनते हैं, ठीक है।
बात करते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म से बना हुआ होता है, ठीक है, ये एक्टोडर्म से बना हुआ होगा, ठीक है। मसल्स की बात करें तो मसल्स क्या होता है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, यानी ये मीजोडर्म से बनते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मैं कलर चेंज करके उसको लिख देता हूँ, तो मैं पर्पल कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मीजोडर्म की बात करें तो जनरली जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मीजोडर्म होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है, आइरिस हो गया, जैसे कि आइरिस, सीलियरी बॉडी, ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे, आई में प्रेजेंट होंगे, सीलियरी बॉडी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, तो ये मस्कुलर टिश्यू, इनको होना चाहिए था मीजोडर्म से, लेकिन ये एक्सेप्शन है। तो आइरिस, सीलियरी बॉडी, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, हमारा मीजोडर्मल, ये भी क्या है, मीजोडर्मल ओरिजिन का है, ये हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है, ये मीजोडर्मल ओरिजिन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कौन सा रीजनरेट हो सकता है, ठीक है, यानी रीजनरेशन की पावर हमें डिस्कस करनी है कि कौन सा रीजनरेशन हो सकता है। रीजनरेशन का मतलब कि अगर उसमें टूट फूट हो गई है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो कौन सा अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर लेगा। तो एपिथेलियम में मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन का क्या मतलब है कि जनरली पता है, आप आजकल किसी ना किसी से कोई भेड़ ही देता है, कोई आपको दीवार में चिपका देगा, चल रहे हो कहीं ना किसी से ठुक जाओगे, कुट जाते हो, कोई मारता है, मम्मी डेली तुम्हें मतलब जूते चप्पल बजा रही हैं, फिर भी क्या एपिथेलियम डेली डैमेज होता है, तो डेली ये रिकवर होता है। तो यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, तो नर्वस टिश्यू में जो नर्वस टिश्यू है उसके अंदर मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। अगर ये एक बार डैमेज तो कम्प्लीटली डैमेज, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन होगा, और बाकी इन दोनों में मॉडरेट लेवल का होता है, यानी छोटा मोटा ये सहन कर लेगा। ये क्या है, मॉडरेट पावर ऑफ रीजनरेशन दोनों में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये सब हमारे में फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगे। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जनरली एपिथेलियम है, ये कवरिंग्स बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कवरिंग होती है, कवरिंग का काम कौन करता है, एपिथेलियम करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन, कवरिंग, प्रोटेक्शन, कवरिंग हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया, सिक्रीशन हो गया, ठीक है। ये नर्वस टिश्यू आप जानते हैं क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 10th में भी पढ़ा होगा आपने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मसल्स का काम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन में, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। और कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, साथ के साथ डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट भी करता है, कनेक्ट एंड सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्ट एंड सपोर्ट। तो ये सारा काम क्या है, ये आपके एपिथेलियम, ये हमने चारों टाइप के टिश्यूज़ के फंक्शंस और टाइम ऑफ ओरिजिन, सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो ये क्या था, 4 टाइप के टिश्यू है। ये जो हमने टाइप्स ऑफ टिश्यू जो डिवाइड किए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, यानी ये जो 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो जो अब हमें सबसे ज़्यादा डिटेल करना है वो 1 बाय 1 हम एपिथेलियम से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, एपिथेलियम डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अच्छा, कोई जानता है एपिथेलियम क्या होता है, कोई जानता है तो बताए, नहीं तो हम आगे डिस्कस करते हैं। एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, एपी वर्ड का मतलब होता है अपॉन, इसका मतलब क्या होता है अपॉन, और थीलियम का मतलब होता है ग्रोथ, इसका मतलब होता है ग्रोथ, यानी एक ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। तो अगर मुझे इसे डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करूँगा, अ टिश्यू
अ टिश्यू विच ग्रोज, ये सारे नोट्स आप बनाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, सारे साथ के साथ नोट्स बनाते रहें तो अच्छा होगा, लिखने में और समझने में आसानी होगी जब आप इस चीज़ को रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, अ टिश्यू विच ग्रोज अपॉन another tissue, grows upon another tissue is called epithelium, इसको हम एपिथीलियम बोलेंगे, यानी एक ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, इसलिए इसको बोला एपिथीलियम, यानी अपॉन ग्रोथ, यानी किसी टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करेगा। तो जैसे सपोज करो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे सपोज करते हैं मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये सपोज करो ये कोई एपिथीलियम टिश्यू है, ये एक एपिथीलियम टिश्यू मान लेते हैं जो डिफरेंट सेल से मिलकर बना होगा। तो सेल है तो कुछ ना कुछ न्यूक्लियस होगा, ये हमने उसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। ये क्या है, ये है एपिथीलियम टिश्यू। और अभी मैंने आपको बताया कि एपिथीलियम क्या है, ये किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होगा, दूसरा एक टिश्यू होगा, तो मैं पहले उसको ड्रॉ करता हूँ। तो एपिथीलियम क्या करता है, अपने नीचे डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो जस्ट मैं पहले इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये क्या है, इसके नीचे एपिथीलियम के एक नीचे मेम्ब्रेन बनेगा। तो ये पहले मैं कलर चेंज कर करके बना रहा हूँ सो दैट समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर डायग्राम आपको दिखता है तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 लेयर्स बनाई हैं इस तरीके से, और यहाँ पर एक दूसरा कलर, ये तो सेम ही कलर हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। कौन सा चूज़ करें, ब्लू कर लेते हैं इस तरीके से। लेट्स सपोज ये आपके पास सेल है। अब ये क्या हो गया, जो सबसे ऊपर वाला जो टिश्यू है इसको तो नाम हमने दे दिया एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। लेकिन जैसा हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि ये जो टिश्यू है किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। तो जनरली जो ये एपिथीलियम टिश्यू है, एपिथीलियम टिश्यू क्या है, खुद से एक मेम्ब्रेन ग्रो करता है, जिसको हम इस वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसल लैमिना। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलेंगे बेसल लैमिना, और दूसरा ये वाला जो नीचे वाला मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं फाइब्रस लैमिना, या इसको रेटिकुलर फाइब्रस, या इसको रेटिकुलर लैमिना भी बोलते हैं, रेटिकुलर लैमिना, फाइब्रस लैमिना या रेटिकुलर लैमिना बोलते हैं। और उसके नीचे वाली जो लेयर होती है ये है हमारी कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या है, जो एपिथीलियम टिश्यू आप देख रहे हो, एपिथीलियम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहे हैं ये, ठीक है। तो अभी डाउट आ रहा होगा क्या ये जो मेम्ब्रेन है ये भी हाँ कनेक्टिव टिश्यू या कोई दूसरा टाइप का टिश्यू है, तो नहीं, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आ जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, काफ़ी थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन लिविंग। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, फाइब्रस लैमिना और बेसल लैमिना से। तो बेसल मेम्ब्रेन क्या है, ये एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी ये कोई भी सेल नहीं होता। ये क्या है आपका, एसेलुलर है, थिन है, ये थिन है, साथ के साथ नॉन लिविंग नेचर का होता है। ये कैसा है, नॉन लिविंग नेचर का है, नॉन लिविंग नेचर का है ये आपका नॉन लिविंग नेचर का होता है, ठीक है। तो इसके क्या फ़ायदे होंगे अब समझिए। अभी मैंने बताया कि जो एपिथीलियम टिश्यू है वो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, क्यों, क्योंकि जो एपिथीलियम के जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे टाइटली पैक्ड है। तो क्या होगा कि ये एपिथीलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इतने टाइटली पैक्ड होते हैं
कि इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल एंटर ही नहीं कर पाता, यानी आर्टरी वेन्स इसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाता। तो जब आर्टरी वेन्स एंटर ही नहीं कर पाएंगे तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो ये न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, यानी जिस टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहे होंगे उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करते हैं? ये कुछ एक मेम्ब्रेन को सिक्रीट करते हैं। तो जो बेसल लैमिना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक के लिए। अगर हम बात करें नीट के लिए, तो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आपको अच्छे से याद रखना है। नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि बेसल लैमिना का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसल लैमिना का जो फॉर्मेशन होता है ये सिक्रीट एपिथीलियम खुद करता है, यानी बेसल लैमिना एपिथीलियम बनाता है और फाइब्रस लैमिना कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा, ठीक है। तो यानी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो दोनों के कनेक्टिव एक्शन से, यानी दोनों के कलेक्टिव एक्शन से बेसल मेम्ब्रेन का फॉर्मे या बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो बेसल लैमिना है ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी ये कोई सेल नहीं है, ये सिंपल केमिकल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। ये क्या है? आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और फाइब्रस लैमिना बेसिकली क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसके अंदर कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिसके अंदर कोलेजन प्रेजेंट होता है प्लस कोलेजन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों क्या है? जस्ट बायोमॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से मिलके बनते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये। तो ये काफ़ी थिन ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। तो इसी में से बेसिकली न्यूट्रिशन डायरेक्टली कनेक्टिव टिश्यू से न्यूट्रिशन डायरेक्टली किसको मिलने लग जाता है? एपिथीलियम से। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जस्ट एक थिन ए सेलुलर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये एपिथीलियम आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एपिथीलियम क्या क्या है? एक ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू पे ग्रो करता है। तो क्यों ग्रो करता है? क्योंकि इसके पास खुद के न्यूट्रिशन डिमांड के लिए इसके पास स्पेस नहीं होता, काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं सेल्स इसके। तो इसके अंदर क्या है? कोई भी ब्लड वेसल्स एंटर तो कर ही नहीं सकता। तो जब ब्लड वेसल ही एंटर नहीं कर पाएगा तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करते हैं? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्टिव एक्शन ऑफ epithelium प्लस कनेक्टिव टिश्यू। एपिथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू के कलेक्टिव एक्शन से, कंबाइंड एक्शन से क्या बनते हैं? आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल था एपिथीलियम के डेफिनेशंस के बेसिस पे। अब क्या है? जो एपिथीलियम है, एपिथीलियम को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथीलियम। तो हम वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथीलियम। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एपिथीलियम, तो टाइप्स ऑफ एपिथीलियम आप देख रहे हो कि सिंपल हमने सिंपल एपिथीलियम है, उसके बाद ये सिंपल स्क्वैमस क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। तो इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। तो अगर मैं एपिथीलियम की बात करूँ, टाइप्स ऑफ एपिथीलियम टिश्यू, एपिथीलियम टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एपिथीलियम को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो एपिथीलियम होता है उसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथीलियम, सिंपल एपिथीलियम, और दूसरा क्या होगा आपका? कंपाउंड एपिथीलियम। अब सिंपल एपिथीलियम और कंपाउंड एपिथीलियम क्या होते हैं, ये अलग से झंझट आ गया। तो सिंपल एपिथीलियम का मतलब क्या होता है? ऐसे एपिथीलियम जो एक सिंगल लेयर से बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, ये ध्यान रखना है आपको। ये होते हैं कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल,
सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, यानी इसके अंदर क्या होगा, जैसे सपोज करें बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिया तो उसके ऊपर सेल की सिर्फ एक छोटी सी एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। तो अगर सेल की सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी तो सिंपल एपिथेलियम होगा। तो सिंपल एपिथेलियम का जो प्राइम फंक्शन है वो क्या होगा, बॉडी की लाइनिंग डक्ट्स इनके अंदर बनाते हैं, तो फंक्शन एज अ लाइनिंग, फंक्शन एज लाइनिंग, function as a lining of body cavities, body cavity and ducts। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी केविटी है, जितने डक्ट्स हैं, उसकी लाइनिंग यानी उसकी टॉप लाइनिंग बनाने का काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड में क्या होगा, जैसे सिंगल लेयर की बनी है, ये सिंगल लेयर से ज़्यादा होती है, ये दो या दो से ज़्यादा लेयर से बनी होती है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर, मोर सेल लेयर्स। तो ये क्या है, दो या दो से ज़्यादा लेयर से मिलके बनती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिव या प्रोवाइड्स, ये लिखेंगे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या है, सिंपल को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। जो अभी आपने देखा था वो सिंपल के टाइप थे, तो सिंपल को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं किसमें, पहला आ जाएगा सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस, सेकंड आ जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, फिर आ जाएगा आपका सिंपल कॉल्यूमिनर, सिंपल कॉल्यूमिनर, और उसके बाद आ जाएगा सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। तो ये 4 टाइप होते हैं सिंपल के। उसी तरीके से कंपाउंड के भी होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करते हैं, अगर ज़्यादा करेंगे तो पता चलेगा आपको कुछ भी ना आए समझ में। तो आज के लेक्चर हम छोटा सा ही पहला बनाते हैं। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। किसी को डाउट है तो कल क्लास में मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।